हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास सेकंड देखने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में। ओके, जिसमें आज हम वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में सीखेंगे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी नोटबुक निकाल के रखें और नोट्स बनाते रहें। ओके, स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। ओके, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ए वैलिडिटी। ओके, सो वैलिडिटी, तो वैलिडिटी क्या है? तो वैलिडिटी इज नथिंग। जब हम क्या कहते हैं कोई भी चीज वैलिड कैसे है, ओके, कोई भी चीज वैलिड कैसे है कि ये सही है या गलत है, वह चेक करना, दैट इज नथिंग बट ए वैलिडिटी। ओके, सो पहले देखते हैं वैलिडिटी क्या होती है। सो वैलिडिटी ऑफ ए रिसर्च टूल इज नथिंग बट ए डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर व्हाट इज सपोज टू बी मेजर। ओके, जैसे कि बीपी एपरेटस टेम्परेचर नाप सकता है क्या? नहीं। बीपी एपरेटस इज मेड अप फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। ओके, सो ये ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए बीपी एपरेटस ही होना चाहिए। ओके, सो दैट इज अ वैलिडिटी है कि ये ब्लड प्रेशर मेजर करेगा। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, जैसे कि फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी इज नथिंग बट कि वो दिखता कैसे है, वो दिखता कैसे है, वो दिखना उसका वैलिड है या नहीं। ओके, सो दैट इज अ फेस और आउटलुक ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट बाय इट्स अपीयरेंस बट नो गारंटी अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस। ओके, कि जो गारंटी है अप्रोप्रिएटनेस की, वो गारंटी नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एन फॉर एग्जांपल लाइकर्ट स्केल। ओके, या फिर विजुअल एनालॉग स्केल। ओके, तो ये दिखने में कैसी है? ओके, दिखने में कैसी है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फेस वैलिडिटी। वेरियस कंटेंट वैलिडिटी मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कंटेंट वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मेरी रिसर्च में कंटेंट वैलिडिटी किया था कि मैं जेरियाट्रिक पेशेंट की डिप्रेशन की कॉजेस को असेसमेंट करने वाला था। तो मैंने क्या किया कि सारे कॉजेस मेरी रिसर्च के टूल में है या नहीं, ये मुझे कंटेंट वैलिडिटी से चेक करना था। तो इसको मैंने कैसे किया? फिर पहले मैंने 2-4 पर्सन को सिलेक्ट कर लिया और यह 2-4 पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद पहले उनसे कारण पूछ लिए कि क्या क्या डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। ओके, तो 4 लोगों ने जितना बताया उतने सारे कारण मेरे रिसर्च की टूल में अवेलेबल है या नहीं है। बिकॉज इफ देयर इज अ no any cause in the research tool, it can be lapse. Okay, so ये lapse हो सकता है, inappropriate tool हो सकता है। so what is the content of your research tool कि आपके research tool जो आप जिसके लिए बनाया है, ओके, जिसके लिए बनाया है वह appropriate है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं चेकलिस्ट वाला। ओके, तो अगर चेकलिस्ट में एक पॉइंट मिसिंग है, अगर एक पॉइंट मिसिंग है, सो यूर चेकलिस्ट विल बी इनएप्रोप्रिएट और इनकम्प्लीट चेकलिस्ट हो सकती है। ओके, सो दैट इज अ कंटेंट वैलिडिटी। ओके, नेक्स्ट इज एन क्राइटेरिया वैलिडिटी। ओके, क्राइटेरिया वैलिडिटी दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट with some external criteria, with some other external criteria. For example, a nurse applicant takes a performance test during the interview process. Okay, so this is the test accurately predict how well the nurse will perform on the job. Okay, जैसे इंटरव्यू में नर्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, यही बता सकता है कि जो एक नर्स जो है वो कितना अच्छे से जॉब परफॉर्म करेगी। ओके, सो दैट इज अ क्राइटेरिया। अब इंटरव्यू ने एक क्राइटेरिया रखा है। ओके, फॉर एग्जांपल एक अगर आप जॉब में जाते हो तो पहले आपको आपके बारे में पूछते हैं, उसके बाद प्रोसीजर के बारे में पूछते हैं, उसके बाद आपकी एक सिचुएशन के बारे में पूछते हैं कि इस सिचुएशन में आपका एक्शन क्या होगा। तो दैट इज अ सिचुएशनल क्वेश्चन। ओके, और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस छोटा सा पायलट स्टडी करने से हमें पता चल जाएगा कि एक अप्रोप्रिएट नर्स अपनी जॉब प्लेसमेंट पर कैसा काम कर सकती है। सो दैट इज अ क्राइटेरियन वैलिडिटी। सो क्राइटेरिया वैलिडिटी इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज अ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी
एंड सेकंड वन इज ए कॉन्करेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव मतलब फ्यूचर एस्टिमेट, अभी इंटरव्यू लिया, फ्यूचर में कैसा जॉब करेगी। ओके, कॉन्करेंट वैलिडिटी मतलब ऑन साइट असेसमेंट। ऑन साइट असेसमेंट मतलब कि ड्यूरिंग द आईवी कैनुलेशन प्रोसीजर नर्स कैसे परफॉर्म कर रही है उसको असेस करना, दैट इज ए क्राइटेरिया कॉन्करेंट वैलिडिटी। ओके, तो क्राइटेरिया वैलिडिटी हैविंग टू टाइप्स, कॉन्करेंट एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्शन करना, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज नथिंग बट ए tool to measure the construct that it was designed to measure, मतलब कि how well this tool can be performed, कितना अच्छे से ये परफॉर्म कर सकता है। okay, so for example a client says to a nurse that he has increased body temperature, so nurse hear that but cannot measure the appropriate temperature without any equipment। okay, तो इसके लिए नर्स को क्या चाहिए होगा, थर्मोमीटर चाहिए होगा, बट थर्मोमीटर का अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, ओके, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, ओके, इट मींस कि थर्मोमीटर गलत रीडिंग बता रहा है, सो दिस इज नॉट ए कंस्ट्रक्ट। ओके, सो ये थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। ओके, सो दैट इज अ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो वैलिडिटी समझ में आ गया सबको। वैलिडिटी इज नथिंग बट द जो चीज आपको मेजर करनी है वो उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होने वाली है या नहीं है। ओके, दैट इज ओनली द वैलिडिटी ऑफ योर टूल। ओके, नेक्स्ट इज ए रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ओके, अगर मैं मेरी जेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल को अप्लाई करूंगा तो ये वैलिड है, सॉरी रिलायबल है या नहीं, मतलब कि इससे हम टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज ए रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या थी कि हमारा टूल जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, वेरियस रिलायबिलिटी क्या है कि उस टूल को अप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं है। ओके, दैट इज ए रिलायबिलिटी। ओके, सो दोनों का डिफरेंस बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वैलिडिटी आपकी कंटेंट में आपका जो टूल है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, रिलायबिलिटी आप उसका एप्लीकेशन करवा सकते हैं क्या, एप्लीकेशन करवा सकते हैं क्या, अगर एप्लीकेशन करवाएंगे तो इट शुड गिव यू द स्टेबल रिजल्ट। ओके, कितनी बार भी हो, चाहे फर्स्ट बार में, अगर ये फर्स्ट बार में 10 मार्क्स देता है, ओके, सो उसकी 1000 टाइम भी अगर हमने उसको यूज कर लिया तो इसने 10 मार्क्स ही देना चाहिए। ओके, सो दैट इज योर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल। ओके, ए रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च is the tool of the degree to which a assessment and tool produce a result on a stability। okay, तो stable result produce करेगा। tool is considered as reliable if measure an attribute with a similar stable result on a repeated use। okay, ये important है। okay, so that is a reliability। okay, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा a similar stable result on a repeated use of the tool is called as, so that is a reliability कि हम उसके ऊपर रिलायबल कर सकते हैं। जैसे विजुअल एनालॉग स्केल है, तो विजुअल एनालॉग स्केल अगर हमने कितनी भी बार एक पेशेंट पर यूज कर लिया तो इट विल गिव ए 100% सेम रिजल्ट। ओके, बिकॉज इट्स अ रिलायबल टूल। नेक्स्ट, मेन एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी इंक्लूड स्टेबिलिटी। मेन चीज क्या है रिलायबिलिटी की कि वह जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए, हर बार सेम रिजल्ट दिखाना चाहिए, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब ये वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी इसकी होनी चाहिए, एंड इक्विवेलेंस होना चाहिए, मतलब हर किसी के ऊपर अप्लाई किया जा सके। ओके, सो दैट इज ए इक्विवेलेंस। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी क्या है। सो स्टेबिलिटी इट मींस नथिंग बट ए प्रोवाइडिंग ऑफ अ सेम रिजल्ट ऑन मोर टाइम। ओके, अगर आप कितने भी बार यूज करो सेम रिजल्ट मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रिलायबिलिटी और टेस्ट रिटेस्ट। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट रिटेस्ट मेथड। ओके, सो टेस्ट रिटेस्ट मेथड इज कैलकुलेटेड बाय कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, टेस्ट रिटेस्ट मेथड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। टेस्ट रिटेस्ट मेथड इज कैलकुलेटेड बाय, ओके, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फार्मूला। नेक्स्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब कि आपका टूल इंटरनली कितना कंसिस्टेंट है। सो इट इज अ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी इन विच वी जज हाउ वेल द आइटम ऑन अ टेस्ट दैट आर प्रपोज्ड टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस द सिमिलर रिजल्ट। कि आपने जो अरेंजमेंट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है टूल को, उसकी जो अरेंजमेंट है वो कितनी
गुना अच्छा रिजल्ट या फिर स्टेबल रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। दैट इज कॉल्ड एज अ होमोजेनिसिटी। होमोजेनिसिटी, होमो मतलब सेम, जैसे कि पहला रिजल्ट दिया है ऐसा ही 1000th रिजल्ट भी जो सेम देगा। ओके, the internal consistency is calculated by split half method. Okay, so internal consistency is calculated by split half method। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ इक्विवेलेंस क्या है? इक्विवेलेंस, ओके, इक्विवेलेंस मतलब समानता है या नहीं। ओके, सो रिलायबिलिटी is observed by the two different observer। okay, तो this test I also perform in my research study। जैसे मैंने क्या किया था कि हम 4 ग्रुप मेंबर थे रिसर्च स्टडी के अंदर। ओके, तो एक टूल मैंने एक पर्सन पर अप्लाई कर लिया। ओके, और सेम पर्सन पर मैंने मेरे दूसरे ग्रुप मेंबर को वह टूल को अप्लाई करने के लिए बोला। जब हम दोनों ने एक साथ एक ही सेम पर्सन पर सेम क्वेश्चन रिपीटेड पूछे और डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट पर्सन पर भी रिपीटेड क्वेश्चन हमने दोनों ने अलग अलग पूछे, देन द tool, our tool was giving the same result। okay, our tool was giving same result। so what it means? it means it is equivalence कि आप ना only I, anyone who perform the this test can give you the same result। okay, एक आपको same result मिलेगा, that is called as an equivalence। next is analysis of the data। so data analyzing is a method that we organize first and synthesize a data into the answer of research question। okay, तो जैसे कि मेरी रिसर्च स्टडी में हमने क्या किया था, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था और उसकी बेसिस पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। ओके, अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डेमोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया और हमारी कॉजेस ऑफ डिप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन कर दिया था। ओके, तो कॉजेस भी हमने अलग अलग तरीके से बनाए थे, जैसे फिजिकल कॉजेस, मेंटल कॉजेस, सोशियो इकोनॉमिकल कॉजेस, ओके, बिहेवियरल कॉजेस, सोसाइटी का कॉजेस। ओके, तो these are the various types of causes we made it and we plot the graph against the data। okay, so that is nothing but a analysis of the data। तो आप डाटा को टेबुलेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। ओके, सो दिस पेज इंक्लूड द स्केल ऑफ मेजरमेंट, आपको वेरियस स्केल्स यूज करनी है। ओके, एंड एनालिसिस ऑफ ए क्वांटिटेटिव एंड ए क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो देयर आर 4 scales for the measurement। one is your nominal level of measurement। okay, so nominal level क्या है? तो it is a very lowest level of measurement। this level is no quantitative value। okay, तो ये इसमें quantitative value नहीं होती है। okay, it represent the category or classes of the thing। okay, now statistically nominal data is calculated by mode of a central tendency। okay, mode of a central tendency, mode क्या होता है? तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड आ रहा है, दैट इज ए मोड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट के? जैसे जेंडर। ओके, सो जेंडर कैन बी मेल एंड फीमेल ओनली। ओके, सो इट्स नॉमिनल। ओके, इसमें आपको कोई अलग नहीं मिलेगा। लिविंग एरिया रूरल और अर्बन है, रूरल और अर्बन है, तो ये भी नॉमिनल है। ओके, नेक्स्ट ऑर्डिनल लेवल क्या है फिर? तो ऑर्डिनल इट इन्वॉल्व द रैंकिंग ऑन अ स्पेसिफिक कैटेगरी। ओके, रैंकिंग करनी है। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स ओनली द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल कि मेल ज्यादा है देन द फीमेल। ओके, तो जो भी ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। सो इट डज नॉट हैव ए 0 पॉइंट। ओके, ज्यादा मतलब मेल ऐसा तो नहीं है कि 0 है और फीमेल 1000 है, मेल 0 तो नहीं होंगे। ओके, ये इट मींस कम से कम एक तो होगा। ओके, कम से कम एक तो होगा। अगर आपने मेल को एक भी पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया, फॉर एग्जांपल इन माय स्टडी, तो माय स्टडी विल बी इनकम्प्लीट। कि अगर मैंने ओनली फीमेल के ऊपर स्टडी कर लिया जेरियाट्रिक डिप्रेशन के लिए, तो ये डाटा इनकम्प्लीट होता। कि फीमेल में कॉजेस अलग हो सकते हैं, मेल में भी अलग हो सकते हैं। ओके, तो सो माय स्टडी कैन बी इनकम्प्लीटेड, दैट इज व्हाई आई आल्सो इंक्लूड बोथ द जेंडर्स। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हेल्थ स्टेटस। सो हेल्थ स्टेटस कैनॉट बी 0। ओके, हेल्थ स्टेटस कैन बी पुअर, फेयर और गुड। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
cannot be zero. It can be low income, middle income, or a high income, or a upper income. नेक्स्ट इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट. इंटरवल मतलब कि 10 से 20. ओके, सो 10 से 20 क्या है? ये इज नथिंग बट एन इंटरवल बिटवीन. ओके, सो 10 से 20 में क्या आएगा? 11th आएगा आपका, 12th आएगा, 13 आएगा, ओके, 14 आएगा. सो दिस इज अ इंटरवल बिटवीन 10 to 20 is called as interval level of measurement. They say a distance between two object. Okay, two object. So there is no 0 point in the interval level. That is for example temperature. So temperature cannot be 0. It can be 100 to 80 या 40 to 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट इज एन रेशियो. रेशियो क्या होता है कि एक का वजन कितना है, दूसरे का वजन कितना है. सो दैट इज अ रेशियो. ओके, सो रेशियो इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इन द स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो इट हैज द मैग्नीट्यूड. ओके, क्या होता है रेशियो में? मैग्नीट्यूड बताएगा रेशियो आपको कि किसका ज्यादा रेशियो है. ओके, सो मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है. इक्वल इंटरवल, किसका इंटरवल बराबर है. ओके, और 0 पॉइंट इसमें बताएगा. ओके, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो हेडिंग लगा लेंगे स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक में आपको ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से फॉर्मूला जो है उसको आपको याद करना है. चाहे तो एग्जाम में आपको एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा फॉर्मूला का, या फिर उस फॉर्मूला का मीनिंग पूछा जाएगा. ओके, दैट्स इट, आपको सीखना है. ओके, सो स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट ए कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of a numerical data. तो आपने जो भी नंबर फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया है उसको आप एनालिसिस कर रहे हो. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज बेस्ड ऑन 2 कैटेगरीज. दैट इज ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इट मींस ए गिवन डिस्क्रिप्शन अबाउट ए फिनोमिना. ओके, ये दिस इज बेसिकली सीन इन द क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं, एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक बेसिकली हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं. नाउ फर्स्ट हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. हेडिंग लगा लेंगे. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. ओके, सो ऑर्गेनाइज करना है. ओके, जैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया था ए फिजिकल कॉजेस फॉर द डिप्रेशन, साइकोसोशियल कॉजेस, नेक्स्ट इकोनॉमिकल कॉजेस और सोसाइटल कॉजेस. ओके, तो इसका मैंने हर एक डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया. हर एक डाटा का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था. ओके, एक तो टेबल फॉर्म में भी किया था और ऐसे बार डायग्राम में भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया था. ओके, क्लियर है. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट ए ऑर्गेनाइजेशन एंड ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a data, whereas inferential statistic is used to draw an inference. okay, कि एक बड़ी मात्रा का जो रिजल्ट है, ओके, एक बड़ी मात्रा का जो रिजल्ट है वो सारे उसका एक छोटा अंश निकाल लेना, दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज क्लासिफाइड इनटू द वेरियस कैटेगरीज. ओके, सो लाइक अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी. ओके, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि आपका जो टूल है वह कितना सेंटर में था, मतलब जो आपको रिसर्च करना था उसके कितने पास था. और वेरिएबिलिटी मतलब कि 0 से 10 की स्केल मान लीजिए. ओके, और आपके रिसर्च के रिजल्ट जो है वो -1 -2 में आ रहे हैं. ओके, या फिर +11 +12 यहां इधर आ रहे हैं. ओके, सो योर सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट देयर. ओके, आपका रिसर्च के जो आपको रिजल्ट चाहिए थे वो दूर जा रहे हैं, वेरिएबल हो रहे हैं. ओके, कि आपको जो असेस करना था वो नहीं मिल रहा है. ओके, सो दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वेरिएशन. ओके, नेक्स्ट a frequency distribution and a graphical representation is assessed in the descriptive statistics. मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी कितना है. मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन की वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन सेम है.
कोरिलेशन कोएफिशिएंट कि आपका कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, ओके, that is comes under your descriptive statistic. So okay, now next is a frequency distribution and graphical representation. Okay, so frequency distribution, okay, for example में हम कर लेते हैं frequency distribution. तो ये है हमारा टाइप एंड दिस इज ए हम कह सकते हैं सर्जरी, ओके। तो सर्जरी का टाइम सर्जरी का जो है टाइम बढ़ते जा रहा है और ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी यहां पे रहे, ओके। सो जैसे सर्जरी का टाइम बढ़ता जाएगा लेवल ऑफ पेन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ओके सॉरी, लेवल ऑफ पेन क्या होता जाएगा, पहले ज्यादा था उसके बाद कम हो गया फिर कम हो गया, ओके। तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो फिर हम अलग तरीके से, जैसे ये है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी और ओके, तो दिस सेंट्रल लाइन से हमारे रिसर्च के रिजल्ट कहां तक आ रहे हैं, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो हमारे रिजल्ट बेसिकली इसी लाइन पर आने चाहिए, ओके, देन ओनली वी कैन से आवर रिसर्च टूल इज 100% करेक्ट, ओके। जो भी हमने रिजल्ट ले रहे हैं वो रिजल्ट इस इधर या फिर इधर नहीं आने चाहिए, ओके, क्लियर सबको, ओके। नाउ इट इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स, ओके। तो क्या 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 आता है इसमें, so quantitative data is condensed in a graphical presentation, quantitative data frequency is distributed through a table or a chart, graph and diagrams parts of table, okay, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। सो टेबल के पार्ट क्या है, तो जो भी हम टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल एग्जांपल के लिए हमने लिया है, ओके। तो ये टेबल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर बाय जेंडर एंड लोकेशन, ओके। तो मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ हमारी जो भारत का पॉपुलेशन जो है वो कितने लोग काम करते हैं, ओके, काम करते हैं तो वो कौन सी एरिया में ज्यादा काम करते हैं, अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है, ओके, और टोटल इनका बनाया है हमने, ओके। तो देखिए इसमें आपको बेसिकली टेबल का नंबर यहां पे दिख रहा है, ओके। सो टेबल नंबर 4.5, इट मींस क्या होगा, ये 4 किस लिए दिया है, सो 4.5 कैन बी योर चैप्टर नंबर 4, इस तरह से कोडिंग करते हैं हम, चैप्टर नंबर 4 और उसमें 5th टेबल। नेक्स्ट योर टाइटल ऑफ द टेबल, तो टाइटल ऑफ द टेबल आपको यहां पे ऊपर दिया गया है, हियर द यूनिट्स, और यू कैन से n इज इक्वल टू लिख सकते हो आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना था, ओके। सो दैट इज यूनिट। नेक्स्ट इज ए हेडिंग, कॉलम हेडिंग और एंड ए रो हेडिंग, ओके। तो कॉलम ये है आपके कॉलम, ओके, तो ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम है, ये कॉलम है, ओके, दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम, ओके। सो द कॉलम की हेडिंग, ओके, सो दिस इज अ हेडिंग एंड यहाँ पे रो की हेडिंग, सो दिस इज 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसकी ये हेडिंग है, ओके। सो हमने क्या क्या देखा, टेबल का नंबर, टेबल का टाइटल, यूनिट एंड कॉलम एंड रो हेडिंग, okay. Next is a body of the table, okay. So this is a body of the table, so this is a body, ये क्या है सर, ये है हमारी टेबल की बॉडी, ओके। सो जिसमें हमारा सारा डाटा है, ओके। नेक्स्ट इज ए सोर्स, की ये टेबल हमने कहां से लिया है, ओके। सो इट इज अ सेंसस ऑफ इंडिया 2001, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए सोर्स नोट एंड ए फुट नोट, ओके। सो फुट नोट में आप बता सकते हो कि what is there inside this table, okay, in case of short, ओके। तो जो हमने बताया यही सेम है, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कैप्शन, स्टब्स, ओके। सो स्टब्स क्या है, सो स्टब्स आर प्लेस इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल हॉरिजॉन्टली इन द रो, ओके, हॉरिजॉन्टली इन द रो, सो ये स्टब्स है, ओके, ये स्टब्स है। फुट नोट यहाँ पे दिखाया गया है, ओके, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताया है, ओके। नेक्स्ट इज ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि आपका रिजल्ट जो है
वो कितना एक स्ट्रेट लाइन पर है या सेंटर में है। ओके, सो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड द मीन, मीडियन एंड द मोड। ओके, सो इसका नथिंग बट आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, मीन मतलब क्या है, सो मीन इज अ कॉमन मेथड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल टेंडेंसी। इट मींस डिवीजन ऑफ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। न कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब मेरे पास नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं 10 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10 लिखूंगा। ओके, और ऊपर इनका सबका प्लस कर दूंगा, क्योंकि यही तो बोला है कि डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब मुझे सब की बेरीज करनी है। ओके, सो 1 + 2 is 3। ओके, सो 3 + 3 is 6, 6 + 4 10। ओके, 10 + 5 15। ओके, 15 + 6 21, 21 + 7 28। ओके, 28 + 8 36, 36 + 9 is your 45, 45 + 10 55। ओके, सो टोटल हो गया मेरा 55 डिवाइडेड बाय मेरे टोटल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो टोटल नंबर 10 थे। ओके, सो दैट इज द मीन। ओके, इसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो मीन आ जाएगा हमारा। ओके, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 नंबर है उसका बीचों बीच वाला नंबर क्या है, दैट इज योर मीन। तो मीन कितना आएगा हमारा 5.5 आएगा लगभग। ओके, 5.5 आएगा। Now next is median. Median is nothing but a middle value. Okay, so middle value when the data is arranged in a order thing. ओके, सो जब एक आपका डाटा ऑर्डर में आया है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये जो हमारा डाटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो एक के बाद दो, दो के बाद 3 आ रहा है। ओके, तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे तो 10 9 8 7 ऐसे आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो इट इज अ मिडल वैल्यू। ओके, सो मिडल वैल्यू क्या है, मीडियन इज आल्सो नोन एज अ पोजिशनल एवरेज, कि इसकी बीच वाली पोजीशन क्या है। सो इट इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, बीच की वैल्यू क्या है। तो इसमें बीच की वैल्यू कितनी कौन सी आएगी, तो देखिए अगर हम 6 पकड़ते हैं बीच की वैल्यू, तो यहाँ पे इधर की साइड में 5 आ रहे हैं, इधर की साइड में 4 ही आ रहे हैं, तो हम 6 नहीं पकड़ सकते। तो इन दोनों के बीच में कुछ तो आना चाहिए। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ आना चाहिए, सॉरी, जैसे ये 5 और 6 के बीच में कुछ आना चाहिए, दैट इज अ मीडियन। ओके, कि इन दोनों के ये 10 नंबर्स के बीच में क्या आता है। ओके, सो मीन अगर इन केस अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ओके, फर्स्टली कैलकुलेशन बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। ओके, सो अगर इन केस आपको ये डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्मेशन में नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल 1 6 5 9 7 10 12 9, ओके, इस तरह से अगर आपको डाटा दिया है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, दिस मीडियन इज इक्वल टू n/10। सो n कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, n है हमारे 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इससे आपको मीडियन मिल जाएगा। ओके, इन केस यू डोंट हैव द मीडियन इन ऑड डाटा, कि आपको करेक्ट डाटा नहीं दिया है। ओके, क्लियर है सबको, दैट इज अ मीडियन। ओके, नेक्स्ट इज ए मोड। मोड क्या है, मोड कुछ भी नहीं है, मोड इज नथिंग बट कि मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू कौन सी आई है। ओके, सो मोड इज मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास 10 नंबर है 1 2 2 3 5 6 2 2 8 2 9। अब इसमें आपको मोड पूछा गया है। ओके, तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोड को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, देखने से हमें पता चल जाएगा कि सर इसमें जो 2 नंबर है ये 2 नंबर कई बार आ चुका है, जो नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है
जो नंबर ज्यादा बार एक आपको गिवन वैल्यू में दिया गया है उसी को हम मोड कहते हैं। सो इस फ्रीक्वेंसी में हमारा मोड है 2। ओके, सो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको हम मोड कहते हैं। अगर इन केस अभी कभी कभी क्या हो सकता है कि दो वैल्यू, जैसे अभी ये 2 तो कितनी बार आया है, 2 5 बार आया है, इसी तरह और कोई एक वैल्यू 5 बार ही आ जाती। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ए बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि दो वैल्यू सेम टाइम पर सेम फ्रीक्वेंसी में आई है। ओके, सो वो होता बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। Next is a measurement of dispersion, okay, or a variability or a scattered diagram. Okay, अब इसको भी समझने का बहुत आसान तरीका है कि ये मेरी रिसर्च के रिजल्ट यहाँ पे इस लाइन पे आने चाहिए थे। जितने रिजल्ट मेरे दूर जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबिलिटी और अ डिस्पर्शन। वेरिएबिलिटी और अ डिस्पर्शन। ओके, बट ऐसा तो 100% नर्सिंग रिसर्च में नहीं होता है कि आपके रिजल्ट 100% सेम ही लाइन पे आ जाए। ओके, ये मैथ की कैलकुलेशन में आ सकता है कि आपको सेंट्रल आ जाएगा सारा रिजल्ट, बट नर्सिंग रिसर्च में या फिर जो रिसर्च हम ह्यूमन बीइंग पर करते हैं, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट माइंड, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर ए इंडिविजुअल। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक रेंज बनानी होती है, एक रेंज बनानी होती है। सो रेंज इज नथिंग बट कि अगर रिजल्ट मेरे यहां इस रेंज में आते हैं देन दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेड, दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेड। ओके, अगर इस रेंज से दूर चले जाते हैं, इस रेंज से दूर चले जाते हैं देन वी विल कॉल्ड इट एज अ वेरिएंस और ए डिस्ट्रैक्टिव। ओके, या डिस्ट्रैक्शन। ओके, सो वेरिएंस और डिस्ट्रैक्शन। ओके, अगर आपका रिजल्ट एक लिमिटेड रेंज से दूर जाता है, ओके, लिमिटेड रेंज से दूर जाता है दैट इज ए डिस्ट्रक्शन और ए वेरिएंस। सो वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर रेंज, मीडियन डेविएशन एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो रेंज क्या है? सो रेंज इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन टू वैल्यू। ओके, जो हाईएस्ट है और लोवेस्ट वैल्यू उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। मीन डेविएशन क्या है? सो द मीन डेविएशन इज द फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कि कितना दूर गया है दैट इज अ मीन डेविएशन। इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यू एंड द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द सेट। स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Next is correlation coefficient. Okay, so relationship between two quantitatively measure or a continuous variable is called as a correlation. Okay, इसका मतलब कि जैसे हमने मेल और फीमेल का कोरिलेशन बताया। ओके, मेल के अंदर डिप्रेशन 10 था, फीमेल के अंदर 20 था, तो इसका जो कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन क्या होगा कि मेल के अंदर कम डिप्रेशन है। ओके, वेरियस फीमेल के अंदर डिप्रेशन की लेवल ज्यादा है। सो दैट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल का डिफरेंस या डिप्रेशन। सो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन आर कार्ल पियर्सन फॉर्मूला, ओके, और एंड स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन फॉर्मूला क्या है? So it is nothing but used to measure the degree of linear relationship between two variables. Linear relationship. Okay, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज ए कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। ये लीनियर एक लाइन में जो आती है उसका रिलेशन ढूंढती है। ओके, वेरियस स्पीयरमैन्स फॉर्मूला क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल बाय टेकिंग देयर रैंक्स। ओके, कि जो ज्यादा है उनकी रैंक लेकर हम उसका रिलेशन निकालते हैं। नेक्स्ट इज एन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो अभी हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखे कि इससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे रिजल्ट, रिसर्च के रिजल्ट। ओके, वेरियस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम कैलकुलेट करते, टेबुलर नंबरल फॉर्म में है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैविंग 4 एरर फाइंडिंग। ओके, सो टाइप 1 एरर। ओके, टाइप 1 एरर क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं।
ओके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ऐसे 4 प्रकार के एरर्स होते हैं। ओके, टाइप 1 एरर मतलब ए नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, मतलब H0 इज रिजेक्टेड, H0 is rejected where it should not been rejected, मतलब कि जैसे हमने कहना था, मुझे कहना था कि there is a higher chances of depression in the older adult, okay, in the older adult। अब एग्जैक्टली क्या है कि ओल्डर अडल्ट में 100% चांसेस है डिप्रेशन बनने के, ओके, बट यहाँ पे रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि देयर इज नो डिप्रेशन इन द ओल्डर अडल्ट। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है और हमारा रिसर्च में कुछ तो गड़बड़ है, रिसर्च के टूल में कुछ तो गड़बड़ है, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप 1 एरर, जो एच नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड आना चाहिए था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि आपका जो टूल है वो कितना अच्छा है। ओके, एंड टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा एरर। इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ए ट्रू वेरिएबल इज नल हाइपोथेसिस, इट इज डिनोटेड बाय नॉट ए, इट इज एन अल्फा। ओके, अल्फा ऐसा ही होता है ना, अल्फा। ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। नेक्स्ट इज अ टाइप 2 एरर। अभी टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि H0 जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया, जो कि रिजेक्ट नहीं होना था। अब टाइप 2 एरर में H0 हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, ओके, जो कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ओके, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हाई ड्रिंकिंग अल्कोहल पीपल डज नॉट हैव द मनी प्रॉब्लम। ओके, अब इसमें जब जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, ओके, मिडिल इकोनॉमिकल स्टेटस वाले, तो उनको मनी प्रॉब्लम नहीं होता है, होता है, ओके, क्योंकि शराब में पैसा भी तो ज्यादा जाता है। ओके, सो दे शुड हैव द मनी प्रॉब्लम। ओके, बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि उनको मनी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, सो दिस इज नॉट ए करेक्ट रिलेशनशिप। ओके, सो दैट इज अ टाइप 1 एरर, type 2 error. It is also known as alpha error or a false negative error. It is a failure to reject a false null hypothesis, which is denoted by the beta, not B, it is denoted by beta. Okay, beta से डिनोट करते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सो देयर आर फॉलोइंग पैरामीटर, टाइप 3 और टाइप 4 एरर भी नहीं है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, फॉलोइंग पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर अवेलेबल टू एस्टेब्लिश द सिग्निफिकेंस, कि आपका जो टूल है वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना अच्छा है। ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सी होती है, पैरामेट्रिक टेस्ट यही हमें देखना है, दैट इज अ टी टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट। ओके, सो दीज आर 2 पैरामेट्रिक टेस्ट आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपकी काई स्क्वायर टेस्ट एंड ए साइन टेस्ट, ओके, काई स्क्वायर एंड ए साइन टेस्ट की जाती है। ओके, अब 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आते हैं। टी टेस्ट कब यूज करते हैं, टी टेस्ट कब यूज करते हैं, जब आपकी सैंपल साइज इज लेस देन 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी टेस्ट जब आपकी सैंपल साइज 30 से लेस हो, ओके, और जब आपकी सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो तो आपको Z टेस्ट करनी है, विच इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, एंड टी टेस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज पेयर्ड टी टेस्ट एंड अनपेयर्ड टी टेस्ट। क्लियर है सभी को, क्लियर है? तो यहां तक आज हमने रिसर्च के बारे में, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और स्टैटिस्टिक के बारे में सीखा है। इतनी ही चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी रिसर्च में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ओके, क्लियर है सबको? अगर आपको सच में क्लास अच्छी लगी है तो कृपया क्लास को लाइक जरूर करना है, अपनी फ्रेंड्स को बताइए कि हम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आपको अगर आप फ्यूचर बनाना है, ओके, तो खुद के लिए टाइम देना होगा। ओके, जितना ज्यादा खुद के लिए टाइम दोगे उतना ज्यादा आप दूसरों के लिए कम काम करोगे, नहीं तो दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। ओके, तो इसी थॉट के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं और यहाँ पे हमारा रिसर्च का टॉपिक भी खत्म हो जाता है। ओके, अगली क्लास से हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।
Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.